Hello everyone, welcome to Batic Sapiens. So, in today's video, we'll discuss about genetic solution. ठीक है, जो आपके सी एस आई नेट 24 मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर जो आपके जेनेटिक्स के क्वेश्चंस आए थे उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे आपका एप्टीट्यूड के अंदर आया था, बट दैट इज रिलेटेड टू जेनेटिक्स कि जो ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है। इन ह्यूमंस, इफ both parents are of blood group AB, then there is a 1 by 4 probability that their offspring will be of blood group A, half probability that the offspring will be of blood group AB। ठीक है, अगर दोनों पेरेंट्स का ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, ये तो चलो आपको जनरल भी पता ही है ना कि अगर आप ब्लड ग्रुप लेके चल रहे हो कि सो ऑब्वियसली आई ए आई बी। ठीक है, तो एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप ए बी है, दूसरे का भी ए बी है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको पता है कि जो चांसेस हैं, ठीक है, अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो जब आप क्रॉस भी कराओगे तो आई ए बनेगा, आई बी आई ए और आई बी। तो नॉर्मली जो प्रोबेबिलिटी आएगी 1/4 प्रोबेबिलिटी होगी ब्लड ग्रुप ए की। ठीक है, 1/2 प्रोबेबिलिटी होगी ए बी की, एंड 1/4 विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ योर बी ब्लड ग्रुप। ठीक है, ये तो सिंपल है। और जैसे यहाँ पर आपको गिवन भी है, अदरवाइज दोनों अगर पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप ए बी हैं तो 1/4 चांसेस ए और बी के होंगे और हाफ चांसेस होंगे आपके ब्लड ग्रुप ए बी के। अब देखिए क्वेश्चन ऑप्शन उसने हमसे क्या पूछा है। इफ द कपल, ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि जो कपल है हैव 3 चिल्ड्रन, ठीक है, उन कपल के 3 चिल्ड्रन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द चिल्ड्रन विल बी ऑफ ब्लड ग्रुप ए और ए बी। ठीक है, मतलब वो ए और ए बी का नहीं होना चाहिए, तो ऑब्वियसली फिर कौन सा ब्लड ग्रुप बचा, वो बचा बी। ठीक है, अब 3 चिल्ड्रन है तो ऑब्वियसली बी होने की प्रोबेबिलिटी आपको पता है वो कितनी है, 1/4। ठीक है, तो फर्स्ट वाला बी हो उसका भी 1/4, सेकंड वाला भी आपका बी हो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/4, और थर्ड वाला भी बी हो उसकी प्रोबेबिलिटी भी क्या होगी, 1/4। तो और ये इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इसका कोई ये नहीं है ना कि पहले बच्चे का ब्लड ग्रुप ये आया तो दूसरे का ये आएगा, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें आपको बेसिकली क्या लगाना होगा, मल्टीप्लीकेशन रूल। तो अब 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4, सो द आंसर विल बी 1/64। ठीक है, कि मतलब ए और ए बी नहीं है तो इसका मतलब क्या है, तीनों बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए आपका बी। तो मैंने बी ब्लड ग्रुप होने की प्रोबेबिलिटी को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो क्या आपका आंसर आएगा, 1/64। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज सी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेटेड म्यूटेशंस अकर रैंडमली। ठीक है, देखो हार्शे चेज की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो आपका बेसिकली रेप्लिकेशन से रिलेटेड की जो या बेसिकली जो आपका डीएनए है, डीएनए इज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो ये हार्शियन चेज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया था, जिसमें उन्होंने प्रोटीन्स को सल्फर 35 से और न्यूक्लिक एसिड्स को फॉस्फोरस 32 से लेबल किया था। ठीक है, मीजल्स स्टाहल की बात करें तो दैट वाज रिलेटेड टू बेसिकली यार सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, तो ये भी नहीं है। ठीक है, और जैकब मर्नर ने तो बेसिकली ऑपरेंट सिस्टम्स वगैरह के बारे में बताया था, तो ये भी आंसर आपका नहीं है। सो ये एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा भी और हमने इसको पढ़ा भी था। सो लूरी एंड डेलब्रक एक्सपेरिमेंट, सो दे डेमोन्स्ट्रेटेड की म्यूटेशंस जो होती हैं वो आपकी रैंडमली होती हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर इन विच द फॉलोइंग प्रोटीन्स आर रिक्रूटेड ड्यूरिंग डबल स्ट्रैंड ब्रेक रिपेयर इन प्रोकैरियोट्स। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर बेसिकली मैंने रिपेयर पाथवे दिखा रखा है, तो सबसे पहले रैक बीसीडी आता है। ठीक है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपके सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन आते हैं, फिर रैक के आता है, और बाद में आपका पॉलीमरेज और लाइगेज। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन ऐसी है जिसके अंदर मतलब बेसिकली जो रैक बीसीडी तो चलो दो ऑप्शंस के अंदर आपको फर्स्ट दिखा रखा है, बट उसके बाद एसएसबी। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, तो वो सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिखा रखा है। ठीक है, पहली दो तो एलिमिनेट ही होगी,
क्योंकि रैक बीसीडी पहले आता है, और रैक बीसीडी के बाद एसएसबी रैक के मिली रिकॉम्बिनेशन कराता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? डी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रिंसिपल्स ऑफ लिंकेज मैपिंग इज करेक्ट? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है? ठीक है, तो देखते हैं वन बाय वन हम स्टेटमेंट्स को। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है? जेनेटिक मार्कर्स वुड ऑलवेज शो हायर रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसीज व्हेन दे आर क्लोजर टू ईच अदर देन इफ दे आर फार अपार्ट। ठीक है, ये तो देखो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है। रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कब ज्यादा होते हैं? जब वो दूर दूर होते हैं। ठीक है, तो जनरली हम पढ़ते हुए ना जीन्स के बारे में, अगर जीन्स क्लोजली लिंक्ड हैं तो बेसिकली आपके चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर या रिकॉम्बिनेशन के चांसेस कम होते हैं। ठीक है, यहां पर ये क्या लिख रहा है कि जो बेसिकली फ्रीक्वेंसी है रिकॉम्बिनेशन की ज्यादा होगी जब बेसिकली वो क्लोजर है। तो पहली स्टेटमेंट हमारी गलत है। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखें, द जेनेटिक डिस्टेंस बिटवीन टू मार्कर्स इज ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फिजिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, देखो जेनेटिक डिस्टेंस हम किस बेस पे कैलकुलेट करते हैं? कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉम्बिनेंट्स। ठीक है, जब हम लिंकेज क्रॉसिंग ओवर पढ़ते हैं तो हमारे पास एक डाटा होता है, उस डाटा के अंदर बेसिकली जो रिजल्ट आता है उस बेस पे हम बताते हैं कि इतने आपके जितने रिकॉम्बिनेंट्स बनते हैं। ठीक है, उस बेस पे हम बताते हैं डिस्टेंस कितना है। ठीक है, फिजिकल डिस्टेंस होता है कि बेस पेयर की टर्म्स में, कि एक जीन जो है वो दूसरी जीन से उनके बीच में बेस पेयर की टर्म्स में कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो फिजिकल डिस्टेंस एक अलग होता है, क्योंकि कई बार फिजिकल डिस्टेंस ज्यादा हो सकता है और जेनेटिक डिस्टेंस कम हो, या कई बार ऐसा भी हो सकता है कि फिजिकल डिस्टेंस कम हो जेनेटिक डिस्टेंस ज्यादा हो। तो जेनेटिक डिस्टेंस इज नॉट ए ट्रू रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी क्या होगी? इनकरेक्ट। ठीक है, नाउ वी हैव नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है, दैट इज एन आइडियल मैपिंग पॉपुलेशन for a self-pollinating species is generated using polymorphic parents that are inbred lines। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट आपकी सही है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी आपको एक आइडियल मैपिंग पॉपुलेशन चाहिए सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज के लिए, तो उसको हम कैसे जनरेट करते हैं? यूजिंग पॉलीमॉर्फिक पेरेंट्स दैट आर इन ब्रेड लाइन्स। ठीक है, तो ये आपको स्टेटमेंट इसको याद रखना आप। ठीक है, अब जैसे चलो मान लो इस स्टेटमेंट के बारे में आपको नहीं पता था, पहली दो स्टेटमेंट तो जनरल है कि दोनों गलत हैं। डी स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं, एन F2 मैपिंग पॉपुलेशन वुड सेग्रीगेट इन ए 1:2:1:2:1:4 ए डोमिनेंट मार्कर। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूं। जैसे F2 मैपिंग पॉपुलेशन बेसिकली होती क्या है, जैसे आप ये देखो कि जनरली हम जैसे P1 P2 होता है, फिर F1 होता है, F1 को हम जब सेल्फिंग कराते हैं तो F2 आता है। ठीक है, अब जैसे यहां पर देखो आपको कुछ लाइंस बता रखी हैं F2 के बारे में, कि जो F2 पॉपुलेशन है, द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैपिंग पॉपुलेशन इज F2। जैसे P1 P2 को क्रॉस कराया, कंट्रास्टिंग ट्रेट है, पहले F1 आई, F1 की सेल्फिंग कराई तो F2 आया। F2 populations are outcome of single meiotic cycle। ठीक है, the segregation ratio for co-dominant marker is 1:2:1, while segregation ratio for each dominant marker is 3:1। ठीक है, अब देखो वहां पर जो लाइन थी, वहां पर हमें दे रखा था कि जो डोमिनेंट मार्कर है उसके लिए क्या आपको बता रखा था? डोमिनेंट मार्कर के लिए बता रखा था 1:2:1। ठीक है, अगर यहाँ पे को डोमिनेंट लिखा होता तो ये स्टेटमेंट आपकी सही होती, बट क्योंकि 1 रेशो जो 2:1 है, ठीक है, ये होता है को डोमिनेंट के लिए, और यहां पर किसके लिखा हुआ है? डोमिनेंट के लिए, तो ये स्टेटमेंट भी आपकी गलत होगी। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली जैसे फर्स्ट टू स्टेटमेंट्स ऑब्वियसली जनरल, अगर आपने जेनेटिक्स पढ़ी ना तब भी आपको पता है। F2 मैपिंग पॉपुलेशन हमेशा याद रखना, 1:2:1 आते हैं कोडोमिनेंट के लिए। कोडोमिनेंट जैसे हमारा RFLP होता है, SSR होता है। ठीक है, और जो डोमिनेंट में जैसे हम पढ़ते हैं आपका RAPD AFLP। ठीक है, तो कोडोमिनेंट मार्कर से हमें हेट्रोजाइगोट्स का पता लग जाता है। ठीक है, बट डोमिनेंट मार्कर से हमें नहीं पता लगता। तो मतलब A B और D गलत है, तो ऑटोमेटिकली आपकी सी ही करेक्ट बनेगी। तो एक आइडियल मैपिंग पॉपुलेशन फॉर ए सेल्फ पॉलिनेटिंग स्पीशीज इज जनरेटेड यूजिंग पॉलीमॉर्फिक पेरेंट्स दैट आर इनब्रेड लाइन्स। ठीक है, तो इसको आप याद रखना। ये एक और क्वेश्चन आ रखा है, दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू योर मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। अब देखो यहां पर हमें क्या बता रखा है कि बेसिकली यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स हैं, जैसे RIL क्या होता है, NIL क्या होता है।
और बेसिकली एस एन पीज आर डोमिनेंट मार्कर्स। ठीक है, अब जैसे ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एस एन पी जो होते हैं वो आपके एक तरह से डोमिनेंट मार्कर नहीं होते। ठीक है, तो जैसे ये स्टेटमेंट तो गलत है। एस एन पी स्टैंड फॉर योर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अगर देखो डी गलत है तो इसका मतलब उसने हमसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी हैं। तो ए बी और डी वाली ऑप्शन भी गलत होगी, सी और डी वाली भी गलत होगी। ठीक है, अब देखो ए एंड बी तो दोनों में ही है। ठीक है, अब बस ये प्रूव करना है कि जो सी है वो आपकी करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, जैसे ए स्टेटमेंट देखो क्या दे रखा है, कोरिलेशन बिटवीन क्वांटिटेटिव ट्रेड्स कैन बी बिकॉज ऑफ प्लियोट्रॉपिक इफेक्ट्स ऑफ द सेम जीन और जेनेटिक लिंकेज ऑफ जीन एसोसिएटेड विद ट्रेड। देखो क्वांटिटेटिव ट्रेड हम कहां पर पढ़ते हैं, जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं। ठीक है, क्वांटिटेटिव ट्रेड में हम की बात हम कब करते हैं, जब हम पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जिसमें चाहे आप स्किन कलर ले लो, हाइट ले लो, ये सब किसके एग्जाम्पल होते हैं आपके क्वांटिटेटिव ट्रेड्स के। ठीक है, प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि जब एक जीन की वजह से मल्टीपल इफेक्ट होते हैं। एक जीन की वजह से क्या होते हैं आपके मल्टीपल इफेक्ट। जैसे आपने पढ़ा था फिनाइल कीटोन्यूरिया। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि फिनाइल एलेनिन से क्या नहीं बनता आपका, अगर टायरोसिन नहीं बनता तो क्या होता है, टायरोसिन के बहुत ज्यादा रोल है। ठीक है, एक्चुअली हमने पढ़ा था फिनाइल कीटोन्यूरिया, तो फिनाइल एलेनिन क्या होता है एफ, टायरोसिन क्या होता है वाई। टायरोसिन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस क्योंकि इससे हमारे अंदर थायराइड ग्लैंड के हार्मोन बन रहे हैं, स्किन पिगमेंट बन रहा है, डोपामिन बन रहा है, एपिनेफ्रिन बन रहा है। तो टायरोसिन नहीं नहीं बनने की वजह से बहुत सारे आपको मल्टीपल इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। तो प्लियोट्रॉपिक जीन वो होती है, जीन एक है बट उसके इफेक्ट मल्टीपल है। ठीक है, और क्वांटिटेटिव में हम क्या बात कर रहे हैं कि बेसिकली जो बेसिकली पॉलीजेनिक जिसमें मल्टीपल जीन्स होते हैं, जैसे स्किन कलर, जैसे इसमें आप ये भी पढ़ते हो ना, जो कर्व आता है वो बेल शेप्ड आता है। जैसे वेरी डार्क स्किन वाले आपके कम होते हैं, लाइट स्किन वाले कम होते हैं, और जो इंटरमीडिएट स्किन है वो वाले ज्यादा होते हैं। ठीक है, इसमें बेल शेप्ड कर्व आता है। अब ये दोनों में रिलेशन की बात कर रहा है, कोरिलेशन बिटवीन क्वांटिटेटिव ट्रेड्स can be because of pleiotropic effects of the same gene और जेनेटिक लिंकेज ऑफ जीन्स एसोसिएटेड विद द ट्रेट। ठीक है, अब जैसे इसमें आप एग्जांपल ले सकते हो, मान लो एक जीन है। ठीक है, वो मल्टीपल ट्रेट्स को कंट्रोल कर रही है। ठीक है, जैसे वन, टू, थ्री। ठीक है, एक ही जीन है, वो मल्टीपल ट्रेट्स को क्या कर रही है आपकी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, जैसे आपने कह दिया कि फॉर एग्जांपल स्किन कह दिया, एक एक उसमें से ट्रेट स्किन है। ठीक है, अब स्किन में भी अलग अलग स्किन हो सकते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वेरी डार्क। ठीक है, वी कैन हैव इंटरमीडिएट, वी कैन हैव वेरी लाइट। ठीक है, तो प्लियोट्रॉपिक जो जीन है पहले उसका इफेक्ट है। ठीक है, और उसके मल्टीपल इफेक्ट है, और जो उनमें से एक इफेक्ट है उसमें आपको क्वांटिटेटिव रिलेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। दूसरी स्टेटमेंट क्या है कि इन रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन पॉपुलेशन जेनेटिक सेग्रीगेशन ऑफ डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट मार्कर्स अक्कर्स इन द इन ए 1:1। ठीक है, देखो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन क्या होती है। ठीक है, वो मैं आपको डेफिनेशन दिखाता हूँ और इसकी भी दिखाता हूँ, नियर नियर आइसोजेनिक लाइंस। ठीक है, जैसे आप यहां पे देख सकते हो कि रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन क्या होती है। ये बेसिकली हम क्या कराते हैं, जो F2 पॉपुलेशन होती है। ठीक है, बेसिकली RIL पॉपुलेशन इज डेवलप्ड यूजिंग कॉन्टिन्यूस सेल्फिंग और सिमेटिंग प्रोजेनी ऑफ इंडिविजुअल मेंबर ऑफ F2 पॉपुलेशन अंटिल कंप्लीट होमोजाइगोसिटी इज अचीव्ड। ठीक है, ये देखो मैं अब यहां पर भी आपको दिखाता हूं, इसमें हम क्या कराते रहते हैं, बेसिकली सेल्फिंग कराते रहते हैं। हम तब तक कराते रहेंगे जब तक वो होमोजाइगस ना बन जाए। होमोजाइगस का मतलब क्या है, या तो वो कैपिटल ए हो जाए या स्मॉल ए हो जाए। ठीक है, जैसे आप ये डायग्राम ये देख सकते हो, जैसे F2 की हम बार बार सेल्फिंग कराते जाएंगे तो उससे उससे हमारे पास क्या बन जाएगा आपका, बेसिकली दैट इज REL। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट बेसिकली इनब्रेड लाइन। ठीक है, सिंगल सीड डिसेंट मेथड इज बेस्ट फॉर डेवलपमेंट। सिंगल सीड डिसेंट का मतलब क्या होता है कि जो भी आपके पास प्रोजेनी है उसमें से आप एक एक सीड लेते हो। ठीक है, और इसमें सेग्रीगेशन रेशियो जो है वो हमेशा 1:1 रहती है, चाहे डोमिनेंट है चाहे को डोमिनेंट है। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या स्टेटमेंट थी कि जो इन्हें रिकॉम्बिनेंट इनब्रेड लाइन पॉपुलेशन जेनेटिक सेग्रीगेशन ऑफ डोमिनेंट एंड को डोमिनेंट मार्कर्स अकर्स इन 1:1। इसका रीजन ये है ना, इसमें आप होमोजाइगस की तरफ जा रहे हो। ठीक है, इसमें हेट्रोजाइगस तो बनेगा ही नहीं। ठीक है,
तो जब भी आर आई एल की बात होगी तो डोमिनेंट और को डोमिनेंट मार्कर्स की जो सेग्रीगेशन की रेशियो है वो क्या होगी आपकी 1:1। ठीक है, ये देखो यहाँ पर ये डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको बेसिकली याद ही रखने पड़ेंगे। ऐसे नियर आइसोजेनिक लाइंस of genetic codes that are identical except for differences at specific location और genetic loci। इसको हम कैसे डेवलप कराते हैं? बाय रिपीटेड सेल्फिंग और बैक क्रॉसिंग ऑफ एफ वन विद रिकरेंट पेरेंट। ठीक है, जैसे जब हम पहले हमने दो पेरेंट चूज करे, एक होता है डोनर, एक होता है रिकरेंट। ठीक है, जैसे आपके पास दो पेरेंट है, एक P1 है, एक इंटू P2 है। ठीक है, मान लो P1 को बोल दिया आपने डोनर और P2 को आपने बोल दिया रिकरेंट। ठीक है, या जिसके अंदर एक स्पेसिफिक जीन नहीं है, या जो भी, क्योंकि डोनर है उसके पास एक स्पेसिफिक ट्रेट है, रिकरेंट में वो है नहीं, तो वो आप उसमें ट्रांसफर करना चाहते हो, तो यहां से F1 आया। अब इस F1 को आप बेसिकली किससे क्रॉस कराओगे? P2 के साथ, रिकरेंट के साथ, इरिस्पेक्टिव ऑफ डोमिनेंट और को डोमिनेंट मार्कर, NILs सेग्रीगेटिंग 1:1। ठीक है, तो उधर भी आपकी सेग्रीगेशन रेशियो 1:1 है, इधर भी आपकी कितनी है? 1:1। ठीक है, तो देखते हैं NIL की भी यहां पर हमें क्या डेफिनेशन दे रखी है। ये लिखा ना कि नियर आइसोजेनिक लाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय रिपीटेड बैक क्रॉसिंग ऑफ ए F1 टू ए रिकरेंट पेरेंट। देखो वही जो डेफिनेशन है ना, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन आ रखे हैं। तो ए बी और सी तीनों ही इसके अंदर क्या आपकी करेक्ट है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो ये डेफिनेशन हैं। F2 पॉपुलेशन क्या होती है, F2:3 क्या होता है। ठीक है, तो F2:3 के बारे में क्या बता रखा है कि जब हम F1 की सेल्फिंग कराते हैं, सेल्फिंग ऑफ F2 इंडिविजुअल्स फॉर सिंगल जनरेशन, उसे हमें F2:3 मिलता है। ठीक है, इसको हम स्पेसिफिक सिचुएशन लाइक मैपिंग ऑफ क्वांटिटेटिव ट्रेट, मैपिंग ऑफ रिसेसिव जीन के लिए करते हैं। ठीक है, डीमेरिट यह है कि लाइक F2 पॉपुलेशन इट इज ऑल्सो नॉट इमोर्टल। ठीक है, तो ये भी मोटल है, मतलब डबल हैप्लॉइड होता है। जैसे आपने किसी भी पोलन या एग जो होता है उसके अंदर जो क्रोमोसोम है, ठीक है, उसकी आप डबलिंग करा देते हो, उसके लिए जैसे हम कॉल्चिसिन वगैरह यूज करते हैं। ठीक है, बैक क्रॉस पॉपुलेशन क्या बता रखा है कि जो F1 को एनी वन ऑफ द पेरेंट से करा दो, जैसे हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं, जनरली हम रिसेसिव पेरेंट को यूज करते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आया था दैट इज रिलेटेड टू योर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ब्रेसिका जनकी हैज बाइसेक्सुअल फ्लावर्स। ठीक है, अब क्वेश्चन हमें यहाँ पर क्या गिवन है? A mutation in the mitochondria leads to cytoplasmic male sterility। ठीक है, देखो एक्चुअली क्या होता है, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस में हम क्या कहते हैं कि जो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट को मदर से आता है, तो म्यूटेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होने की वजह से साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी होती है। CMS कैन बी रिस्टोर्ड बाय रिस्टोरर ऑफ द फर्टिलिटी विच इज ए न्यूक्लियर जीन। ठीक है, फर्टिलिटी रिस्टोरेशन इज ए डोमिनेंट फिनोटाइप। ठीक है, ये बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है कि इसके अंदर बेसिकली हम क्या दिखाते हैं, क्योंकि जो रिस्टोर करा रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर जैसे हम दिखाते हैं ना, जो RF होता है, ठीक है, जो RF होता है वो कैसा होता है आपका? एक डोमिनेंट रेट होता है। ठीक है, उसको हम डोमिनेंट दिखाते हैं, और अगर स्मॉल RF है तो उसे हम क्या दिखाते हैं आपका? रिसेसिव। उसे हम क्या शो करते हैं आपका? रिसेसिव। अब देखो उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है, ए CMS लाइन इज क्रॉस्ड। अब CMS है तो इसका मतलब वो RF है, स्मॉल RF, और होमोजाइगस कैपिटल RF, मतलब RF कैपिटल RF। ठीक है, अब इसमें जो F1 आएगा वो हमारे पास आएगा कैपिटल RF एंड स्मॉल RF। ठीक है, क्योंकि जो CMS लाइन वाला है उससे हमें हमारे पास स्मॉल RF आ गया, यहां से हमारे पास कैपिटल RF आ गया। ठीक है, अब इसको आपने क्या कराना है? बेसिकली F2, क्योंकि उसने पूछा व्हाट परसेंटेज ऑफ F2 प्रोजेनी विल बी मेल स्टेराइल। F2 के लिए आपको F1 की सेल्फिंग करानी पड़ेगी। अगर मैं RF कैपिटल RF स्मॉल RF इसकी मैं अगर सेल्फिंग कराऊंगा तो मुझे पता है कि एक तो मेरे पास कैपिटल RF आएगा, दो, तो ये क्या होगा? दिस विल नॉट बी स्टेराइल। दो आएंगे कैपिटल RF स्मॉल RF, तो कैपिटल RF जो है वो स्मॉल RF के ऊपर डोमिनेंट है, तो ये भी आपका स्टेराइल नहीं होगा। सो सिर्फ एक ही स्टेराइल होगा। ठीक है, सो 1/4 इज स्टेराइल, तो इसका मतलब क्या आंसर आना चाहिए हमारा? 25%। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? 25%। Moving on to the next question. Cystic fibrosis is caused by a recessive allele. ठीक है, so this is one of the question which is based on your Hardy-Weinberg equilibrium.
तो यहां पर हमें क्या दे रखा है कि रफली 1 आउट ऑफ एवरी 500 इंडिविजुअल्स हैव द डिजीज। ठीक है, इसका मतलब ये मुझे क्यू स्क्वेयर गिवन है। तो क्यू स्क्वेयर मेरा कितना है, 1/500। ठीक है, तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करके देखूं तो क्यू कितना आएगा, बेसिकली देखते हैं। 1/20, सॉरी 1/500, 0.002, इसका मुझे क्या लेना है, अंडर रूट। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही है कितने आ रही है, 0.002। अगर मैं इसका अंडर रूट लूं 0.002, तो ये मेरे पास आ रहा है 0.045। तो ये मेरे पास क्यू आ गया। ठीक है, क्योंकि हमें क्या बताना है इस क्वेश्चन के अंदर, द परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स हु आर कैरियर्स ऑफ द रिसेसिव एलील। कैरियर्स का मतलब मुझे 2p क्यू निकालना है। ठीक है, क्यू मेरा ये आ गया। अब p निकालने के लिए मुझे वन में से किसको माइनस करना पड़ेगा, 1 - 0.045, इट कम्स आउट टू बी। तो p मेरा आ रहा है यहाँ पर 0.955। ठीक है, तो 2p क्यू निकालना है तो 2 × 0.955 × 0.045, तो ये आ रहा आपके पास 0.085। और क्योंकि मुझे परसेंटेज बतानी है तो आई विल मल्टीप्लाई इट विद 100। सो आफ्टर मल्टीप्लीकेशन विद 100 आई एम गेटिंग 8.5, 8.5%। ठीक है, तो ऑप्शंस में देखें तो 8.5 के नियर बाय आपकी 7.6 ही है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा आपका, 7.6%। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए ये क्वेश्चन आया था, ये भी रिपेयर मैकेनिज्म से रिलेटेड था। इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट, इन ऑर्डर टू इन्वेस्टिगेट द involvement of following proteins in the mismatch repair mechanism, as in vitro reconstitution experiment was performed, a 5 prime nicked circular DNA substrate having a CC mismatch at the PST1 site was incubated with a different combination of protein। ठीक है, जैसे आप देख रहे हो ना यहाँ पर एक मिसमैच है। जैसे ये मुझे एक सर्कुलर दिख रहा है, इसमें दो रिस्ट्रिक्शन साइट हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर मिसमैच होने की वजह से PST1 यहाँ पे कट नहीं करेगा और SCA1 कट करेगा। ठीक है, तो ओवरऑल आपको साइज देखने को मिल रहा है अराउंड 2.9 KB है। ठीक है, अब इसमें देखो क्या होगा ना, अगर तो रिपेयर सिस्टम ठीक कर देगा तो, अगर तो अगर तो रिपेयर सिस्टम ने अगर इसको ठीक कर दिया तो आपके पास दो बैंड आएंगे, 1.1 एंड 1.8 KB। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पहले समझिए। पहले यहाँ पे मिसमैच है, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम तो यहाँ पे वर्क करेगा नहीं, तो इस केस में ऑब्वियसली SCA1 कट कर देगा, तो ये सर्कुलर से लीनियर हो जाएगा, तो उसका साइज तो है 2.9 KB। बट अगर मिसमैच रिपेयर सिस्टम ने इसको ठीक कर दिया तो इसका मतलब दोनों रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेंगी एंड यू विल गेट टू बैंड्स, वन ऑफ 1.1, अदर ऑफ 1.8 KB। ठीक है, अब उसने मुझे बेसिकली क्वेश्चन में क्या गिवन है, यहां पर ना उसने मुझे बेसिकली अलग अलग प्रोटीन के कॉम्बिनेशन बता रखे हैं, वेयर अपॉन द रिपेयर ऑफ CC mismatch द PST1 साइट विल बी रिस्टोर्ड। Following the incubation, the resulting DNA was digested with PST1 and SCA1 endonucleases, and the products were electrophorested in a 0.8% agarose gel। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या दे रखा है हमें। जैसे ये हमें बैंड्स बता रखे हैं, देखो जब आपने कुछ भी नहीं दिया तब तो वो 2.9 KB का है, इसका मतलब आपका जो रिपेयर सिस्टम है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली काम कर ही नहीं रहा क्योंकि आपने कुछ दिया ही नहीं। जब मैंने पोल डेल्टा, एक्सो 1 और MSH2 to MSH6 दिया, तो यू आर गेटिंग वन बैंड ऑफ 1.1 एंड 1.8, इसका मतलब रिपेयर हो गया। ठीक है, जब आपने MS2 to MSH6 नहीं दिया, जैसे इन दोनों में हम कंपैरिजन करें, जब आपने MSH2 to MSH6 नहीं दिया उस केस में रिपेयर नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये तो जरूरी है, इसके बिना रिपेयर नहीं हो रहा। जब आपने एक्सो 1 की जगह RAD27 दे दिया तब भी आपका रिपेयर हो रहा है। ठीक है, देखो ना, ये दो वो सिस्टम है जिसमें रिपेयर हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इन दोनों में पोल डेल्टा और MSH2 to 6 कॉमन है, इसमें एक्सो 1 यूज किया, इसमें RAD27 यूज किया, तो दोनों मतलब एक सही काम है दोनों का।
जब आपने दोनों में से एक भी नहीं दिया, तो एक तरह से आपका जो डीएनए रिपेयर नहीं हो रहा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि पोल डेल्टा और MSH2 to MSH6 ये तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक्सो 1 और रैट 27 में से एक चाहिए। दोनों में से कोई भी चल, दोनों में से कोई भी होगा तो डीएनए जो है वो हमारा रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो उसने आपको एक एक्सपेरिमेंट की फॉर्म में दिया। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि उसने हमसे हमसे इसके बेसिस पे, ये जो डाटा हमें गिवन है उसके बेसिस पे उसने इंटरप्रेट करने को कहा है। बेस्ड ऑन द रिजल्ट्स ऑब्टेन्ड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, अब पहली स्टेटमेंट क्या है? MSH2 to 6 कॉम्प्लेक्स इज रिक्वायर्ड फॉर द रिपेयर ऑफ CC मिसमैच डीएनए। बिल्कुल सही है, इसके बिना तो भी डीएनए रिपेयर होने नहीं वाला। पोल डेल्टा और MSH2 to 6 आर नेसेसरी फॉर द रिपेयर ऑफ द CC मिसमैच डीएनए, ये भी सही है, क्योंकि इन दोनों में से एक भी नहीं होगा तो डीएनए रिपेयर नहीं होगा। फिर उसने लिखा कि पोल डेल्टा एंड MSH2 to 6 आर सफिशिएंट फॉर द रिपेयर ऑफ द CC मिसमैच डीएनए। ठीक है, ये नहीं, ये गलत है। देखो ना, अगर जो अभी हमने इमेज देखी थी, अगर उसमें सिर्फ आप लास्ट वाला देखो, उसमें मैंने सिर्फ पोल डेल्टा और MSH2 to MHC6 दिया है, उस केस में आपका डीएनए रिपेयर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये दोनों सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, along with that you need एक्सो 1 और रैट 27। ठीक है, तो वो क्या लिखा है, दे आर रिडंडेंट टू ईच अदर, और यू कैन से कि दोनों में से आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, तो आपका डीएनए जो है वो रिपेयर हो जाएगा। तो हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो इनकरेक्ट इज योर सी। थर्ड वन इज योर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A researcher used CRISPR-Cas9 system and observed a different type of mutation in two alleles of a target gene in a टीनो ट्रांसजेनिक प्लांट। तो एक म्यूटेशन है एलील 1 के अंदर, एडिशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड, एलील 2 के अंदर डिलीशन ऑफ ए न्यूक्लियोटाइड। तो ये म्यूटेशंस को हम किसमें क्लासीफाई करेंगे? एक लिखा मोनो एलिलिक। मोनो एलिलिक तो नाम से ही पता लग रहा है कि सिर्फ एक एलील में म्यूटेशन है। अब बाई एलिलिक मतलब दोनों में है। ठीक है, अब लिखा हेट्रोजाइगस और होमोजाइगस। हेट्रो मतलब डिफरेंट। अब देखो, एक एलील में आपने ऐड करा, एक में डिलीट करा है, तो इसका मतलब ये हेट्रोजाइगस होनी चाहिए। ठीक है, तो मोनो एलिलिक नहीं हो सकता, होमोजाइगस नहीं हो सकता। काइमेरिक में क्या होता है, जैसे आपके पास दो या तीन या दो से ज्यादा कोडिंग रीजन है, ठीक है, तो उनको आप एक साथ करके फिर आप एक ऑर्गेनिज्म इंट्रोड्यूस कराते हो। सो इट इज नॉट ए काइमेरिक। ठीक है, इसके अंदर तो बस आपके पास एक एलील है, मतलब एक के अंदर आपने एडिशन करा, एक के अंदर डिलीशन करा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ बाई एलिलिक हेट्रोजाइगस म्यूटेशन। ये तो देखो डेफिनेशन से ही पता लग रहा है, बाई एलिलिक मतलब दो, हेट्रो मतलब दोनों अलग अलग हैं, और ये क्या आपकी म्यूटेशंस है। ठीक है, अब देखो ये भी क्वेश्चन आपका किस पे बेस्ड आ रखा है, हार्डी मीनबर्ग इक्विलिब्रियम। इन ए फ्रॉग स्पीशीज, अगर हम फ्रॉग स्पीशीज की बात करें, सो फूड वेबिंग इज कंट्रोल्ड बाय सिंगल जीन वेयर द एलील फॉर नॉन वेब्ड फीट इज डोमिनेंट एंड वेब्ड फीट इज रिसेसिव। ठीक है, मतलब कैपिटल जो नॉन वेब फीट है वो डोमिनेंट रेट है। 500 में से 320 वो हैं जिनका जीनोटाइप कैपिटल डब्ल्यू है, 160 हेट्रोजाइगस हैं, और 20 आपके होमोजाइगस हैं। ठीक है, तो आपको जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी बतानी है। ठीक है, एंड जीनोटिपिक और एलील की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहां पर देखूं, सिंपली अगर हम यहाँ पे कैलकुलेशन करें, सो ये 320 है, तो 320 को आप डिवाइड कर दो 500 से। ठीक है, तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा आपके पास, 0.64। ठीक है, तो कैपिटल डब्ल्यू की तो कितनी आपकी, बेसिकली 0.64। ठीक है, दैट दैट शुड बी योर, ये हमारे पास जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी आई है, मतलब ये हमारे पास जैसे P² है। ठीक है, P² कितना आपके पास, 0.64। ठीक है, अब पी मुझे कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, √ऑफ 0.64 जो आ जाएगा 0.8। तो पी आ गया 0.8। तो यहां पर अगर हम ऑप्शन देखें, तो देखो अब जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी 0.64 कैपिटल डब्ल्यू, वो सिर्फ एक में ही है, ना ये हो सकता है, ना ये हो सकता है, ना आपका ये हो सकता है। और ये देखो, ये 0.8 है, ये 0.2 होगा, ये 0.04 होगा।
और 2 × 0.8 × 0.2 क्या होगा आपका 0.32। ठीक है, ये तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन आया हुआ था। आप देख रहे हो ना ये, अब ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, कहीं इसको दिस इज पॉपुलेशन जेनेटिक्स, आइदर यू कंसीडर्ड इट पार्ट ऑफ जेनेटिक्स और इवोल्यूशन, जिसका भी आप पार्ट मानो। बट देखो 2 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ रखा है, 4 मार्क्स में भी आ रखा है, तो देखो दो क्वेश्चन आपके आ रखे हैं, दैट इज जस्ट बेस्ड ऑन योर हार्डी-वेनबर्ग इक्विलिब्रियम, और दोनों के दोनों बिल्कुल सिंपल हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन बिलो आर फिगर्स रिप्रेजेंटिंग 4 different situation, examples of genetic and environmental effects on plant height in 2 varieties of plant species. In figure ए, यहाँ पे बी भी होगा, ABCD solid and dashed lines represent the mean values of plant height for the 2 varieties G1 and G2 respectively. In figure B solid and dashed lines overlap। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखो यहां पर आपको क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, आपके पास ना बेसिकली अलग अलग स्टेटमेंट्स आपको दे रखे हैं, जैसे प्लांट हाइट वर्सेस टेम्परेचर। जैसे पहली स्टेटमेंट में मुझे क्या लग रहा है कि टेम्परेचर के साथ प्लांट हाइट में चेंज ही नहीं आ रहा है। ठीक है, दूसरे में क्या लग रहा है, दोनों यूनिफॉर्म है, दोनों की जो ग्रोथ है उसमें जो चेंज है वो सेम आ रहा है। ठीक है, और मे बी इनिशियली भी दोनों की हाइट सेम है। ठीक है, इसके अंदर आपको क्या दिख रहा है कि जैसे प्लांट जो जीवन है, जो जीवन वाला प्लांट है उसकी हाइट कम थी। ठीक है, और G2 की एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे ज्यादा थी और वो इंक्रीज हो रही है। और फोर्थ में हमें क्या दिख रहा है कि जो जीवन की हाइट है वो टाइम के साथ इंक्रीज हो रही है, G2 की जो हाइट है वो टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब हमने ना बस मैच करना है, यहाँ पे आपके पास 4 स्टेटमेंट है, 4 ग्राफ हैं। पहली स्टेटमेंट यह है कि जो प्लांट हाइट इज इन्फ्लुएंस प्राइमरली बाय द जीनोटाइप ऑफ द 2 वैरायटीज। ठीक है, कि वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस नहीं होती, वो जीनोटाइप से होती है। ठीक है, दूसरे का क्या दूसरी स्टेटमेंट है कि वेरिएशन इन प्लांट हाइट इज इन्फ्लुएंस्ड ओनली बाय टेम्परेचर और जीनोटाइप का कोई इफेक्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कह रहा है सिर्फ जीनोटाइप है, इसमें कह रहा है ओनली टेम्परेचर, इसमें कह रहा है कि जीनोटाइप और जो टेम्परेचर है दोनों का एडिटिव इफेक्ट है। ठीक है, और फोर्थ स्टेटमेंट में जीनोटाइप और एनवायरनमेंट हैव इफेक्ट ऑन प्लांट हाइट विद 2 वैरायटीज रिस्पॉन्डिंग डिफरेंटली टू द एनवायरनमेंट। ठीक है, अब देखो जो फर्स्ट है जिसमें हाइट जो है वो टेम्परेचर से इन्फ्लुएंस नहीं हो रही है, मतलब टेम्परेचर के साथ कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो वो है आपका ए। तो ए तो होना चाहिए आपका फर्स्ट। ठीक है, दूसरे में सिर्फ टेम्परेचर, देखो 2 वैरायटी थी, दोनों की सेम हाइट थी, और टेम्परेचर के साथ दोनों की हाइट इंक्रीज हो रही है, तो जीनोटाइप का तो यहाँ पे कोई इफेक्ट है ही नहीं, तो बी होना चाहिए आपका 2। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, जीनोटाइप और एनवायरनमेंट दोनों का एडिटिव इफेक्ट है। ठीक है, कि जीनोटाइप आप देख सकते हो कि G2 की हाइट ज्यादा थी पहले ही, और टेम्परेचर के साथ दोनों की मतलब जो है वो हाइट जो है वो इंक्रीज हो रही है, जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हो, सो देर इज ए कांस्टेंट चेंज, या एक स्पेसिफिक चेंज आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो जीनोटाइप और टेम्परेचर का कलेक्टिव इफेक्ट है आपका सी के अंदर, और इधर आप देख सकते हो कि जीनोटाइप और एनवायरनमेंट का प्लांट हाइट पे इफेक्ट है और डिफरेंटली रिस्पॉन्ड कर रही है, जैसे G1 की हाइट जो है वो टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है, G2 की डिक्रीज हो रही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, ए। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये भी सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ग्राफ के बेस पे आपको 4 स्टेटमेंट थी और आपको मैच करना था। ठीक है, आपको देखने को मिल रहा है ना, इसमें तो चेंज ही नहीं हो रहा, इसके अंदर दोनों के अंदर ही आपको मतलब दोनों के अंदर सेम ही चेंज देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये उसने पीछे स्टेटमेंट भी मेंशन कर रखा था कि जो ग्राफ भी है उसके अंदर G1 और G2 दोनों क्या कर रही हैं, आपकी ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहां पर कुछ जेनेटिक्स के कंसेप्ट से रिलेटेड स्टेटमेंट है, द डिग्री टू विच ए पर्टिकुलर जीन इज एक्सप्रेस्ड इन ए फिनोटाइप इज कॉल्ड एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, कि वो जीन कितनी एक्सप्रेस कर रही है उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सप्रेसिविटी। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो सिर्फ एक ही ऑप्शन के अंदर फर्स्ट एक्सप्रेसिविटी है, इसका मतलब यही आंसर है बस। ठीक है, दूसरा क्या है कि ए हेरिटेबल चेंज इन जीन एक्सप्रेशन दैट डज नॉट रिजल्ट फ्रॉम चेंज इन ए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। ठीक है, इन द जीनोम इज कॉल्ड एपिजेनेटिक, इसमें क्या होता है ना, डीएनए की मिथाइलेशन हो जाती है,
जिसकी वजह से उसकी एक्सप्रेशन नहीं होती। ये हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जीनोम इम्प्रिंटिंग, जिसके अंदर हम बोलते हैं जो सीजी आइलैंड्स होते हैं उनकी मिथाइलेशन हो जाती है, जिसमें साइटोसिन की मिथाइलेशन होती है। साइटोसिन की मिथाइलेशन होती है। ठीक है। द फ्रीक्वेंसी विद विच ए डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव जीन इज फिनोटिपिकली एक्सप्रेस्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, आपका पेनिट्रेंस। एंड एलील जिससे डेथ हो जाएगी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज होमोजाइगस फॉर द एलील इज रिसेसिव लीथल। ठीक है। अब भाई होता है ना, देखो अभी तो चलो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना कि आपको पता होना चाहिए कि किसकी क्या क्या डेफिनेशन, अदरवाइज क्या, जैसे मुझे पता एक्सप्रेसिविटी की ये है, तो फर्स्ट आंसर पता, मुझे ये पता लगता है कि फर्स्ट स्टेटमेंट में एक्सप्रेसिविटी आना चाहिए। एपिस्टेसिस हो नहीं सकता, क्योंकि एक्सप्रेसिविटी हमें बताती है कि किस हद तक जीन एक्सप्रेस कर रही है। जैसे एक होते हैं ना, एक जीन मान लो वो 10 ग्राम प्रोडक्ट बनाती है, उसको बोलते हैं 100% एक्सप्रेशन। 5 ग्राम बना रही है तो 50% एक्सप्रेशन है। 2.5 ग्राम बना रही है तो 25 एक्सप्रेशन है। ठीक है। और पेनिट्रेंस का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने कह दिया कि जैसे मान लो मैंने आपको कहा कि आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास स्मॉल टी जीनोटाइप है। ठीक है। स्मॉल टी अकॉर्डिंग टू मेंडेलियन जेनेटिक्स स्मॉल टी सारे ड्वार्फ होने चाहिए। अगर आपके पास 100 स्मॉल टी हैं, बट उसमें से 90 ड्वार्फ हैं और 10 टॉल है, तो इसका मतलब पेनिट्रेंस कितनी है आपकी, 90%। इसका मतलब क्या होता है ना, देखो जब हम जेनेटिक्स में हम ये बातें कर रहे हैं, तो ये हम बात करें जैसे आइसोलेशन, ये आप कह रहे हो कि सिर्फ स्मॉल टी है, ऐसा नहीं ना, और भी फैक्टर्स हो सकते हैं विच आर कंट्रोलिंग प्लांट हाइट। ठीक है। ये सब हमने जेनेटिक्स के अंदर आपका पढ़ा हुआ है कि इट इज नॉट ओनली द जीनोटाइप, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, टेम्परेचर, nutrition, they also basically come into role, and they also play important role in deciding what will be the phenotype of a particular organism या जो भी आप प्लांट के ऊपर स्टडी कर रहे हो। ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए प्लांट ब्रीडर plans to interrogate a gene for pathogen resistance from a wild species to a cultivated variety A। ठीक है। मतलब बी जो है वो हमारी डोनर है, उससे आपने जीन को ट्रांसफर कराना है ए के अंदर, इसको आप बोल सकते हो रिकरंट। ठीक है। तो बी तो कौन सी आपकी डोनर है, ठीक है, और ए कौन सी आपकी रिकरंट। पैनल वन इन द फिगर शोज ए प्रोफाइल ऑफ डीएनए मार्कर्स फॉर ए एंड बी। पैनल टू शोज ए जेनेटिक मैप फॉर द लिंकेज ग्रुप विच हैज द जीन फॉर पैथोजन रेजिस्टेंस। ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो कि ये एक तरह से एक जेनेटिक मैप है। तो ये आर, ये रेजिस्टेंस वाली जीन जो है वो आपको शो कर रखी है, दैट इज बेसिकली किसके बीच में, अब आपका बी थ्री, फिर बीच में ए4 है और बी2 है। देखो ये जो जीन है ना, ये बी के पास है, और आपने बी से किसके पास ट्रांसफर करनी है, ए के पास। ठीक है। तो अभी ये ना दो टाइप के सिलेक्शन होते हैं, एक होता है फोरग्राउंड, एक होता है बैकग्राउंड। देखो फोरग्राउंड सिलेक्शन का मतलब क्या होता है, ऑब्वियसली आप रेजिस्टेंस वाली जीन को ट्रांसफर करना चाह रहे हो। ठीक है। अब ये तो है नहीं कि वो होगी होगी, दैट इज नॉट 100% श्योर। तो हम ना ये एश्योर करते हैं कि रेजिस्टेंस जीन जो है, ठीक है, उसके जो आसपास वाली जो एक दो जीन्स हैं वो भी उसके साथ चली जाए। ठीक है। ताकि ये हमें एश्योर हो जाए, जैसे अब रेजिस्टेंस 4 के पास कौन सी है। देखो ये बेसिकली जो जीन है ये ए में गई है, इसलिए आपको ए2 दिख रहा है, ए4 दिख रहा है, ए7 दिख रहा है। बट जो रेजिस्टेंस वाली जीन है ये गई कहां से, बी से ए में गई है, तो बी का साथ में क्या गया, बी3 गया और बी2 गया और बी7 गया है। तो जब हमें फोरग्राउंड देखना है, तो हमें रेजिस्टेंस जीन के पास वो वाले मार्कर्स को देखना है, क्योंकि वो मार्कर हमें एश्योर कर देंगे ना कि रेजिस्टेंस वाली जीन जा चुकी है। तो वो हमें मार्कर्स देखने हैं जो डोनर के हैं। ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हो कि जो बिल्कुल आर के पास है एंड दैट ऑफ योर डोनर, तो वो बी3 एंड बी2 है। ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारी और डी तो एलिमिनेट होगी, क्योंकि उसमें आपने रिकरेंट या रेसिपिएंट का नहीं देखना, तो दोनों में बी3 बी2 है। अब बैकग्राउंड में हमें क्या देखना होता है, बैकग्राउंड में हम ये देखते हैं कि चलो अब अपना डीएनए तो ट्रांसफर कर रहे हो, बट आपने ये अश्योर करना है कि जिस प्लांट के अंदर जा रहा है उसकी भी जीन्स का लॉस ना हो, या उसके अंदर जो मार्कर्स हैं उसका लॉस ना हो। ठीक है। क्योंकि मार्कर हमें सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। तो इसके अंदर जनरली हम वो मार्कर्स देखेंगे, जैसे आप ये देखो आपका यहाँ पर ए2 है, और कौन सा आपका जैसे ए2 हो गया, उसके बाद बेसिकली आपका जैसे यहाँ पर ए4 शो कर रखा है। ठीक है ना, जैसे ए2 ए3 ए4
और एक आप यहाँ पे जैसे A7, मतलब मेनली इनके अंदर देखो कौन से तीन है। एक A2 है, एक A4 है, और एक A7 है। ठीक है, अब जैसे इन दोनों ऑप्शन में से A2 इसमें है, A4 है, A7 है, तो मेरा आंसर क्या होगा आपका सी। देखो फोरग्राउंड सिलेक्शन का मोटिव ये होता है कि आप, ठीक है, आप क्योंकि ये सब मार्कर्स हैं, दीज आर द जेनेटिक मार्कर्स विच हेल्प अस कि ये डिटरमाइन करने की हमारी जीन गई है नहीं गई है। तो जब आप रेजिस्टेंट जीन को डोनर से रिकरेंट में भेज रहे हो, तो आप चाहते हो कि उसके साथ जो एसोसिएटेड एक दो मार्कर हैं वो भी चले जाएं, दैट विल एश्योर यू कि रेजिस्टेंस वाली जो जीन है वो रिकरेंट वाले प्लांट में ट्रांसफर हो चुकी है। और बेसिकली बैकग्राउंड में हमारा ये मोटिव रहता है कि जो रिकरेंट प्लांट है उसके अंदर भी मैक्सिमम जो भी जीन्स हैं, ठीक है, जो भी आपके उसके खुद के मार्कर जीन्स थी वो मैक्सिमम उसके अंदर ही रहे। एंड वो आप देख सकते हो कि वो हमें इस बेस पे ही बताना है, जो हमें बेसिकली पैनल 2 शो कर रखा है, जो लिंकेज ग्रुप हमें शो कर रखा है। ये एक्चुअली ये शो कर रखा है ना कि जो A4 है, सॉरी, जो आपका बी प्लांट है, बी से डीएनए ए में चला गया है, ठीक है, इसलिए आपको B3 B2 और आर, ये तो बी का है, और बाकी जो चारों एक तरह से जो बेसिकली मार्कर्स हैं वो किसके हैं आपके, दैट इज ऑफ द रिकरेंट प्लांट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका सी। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग जेल पैटर्न्स are that of DNA markers developed in parents P1 and P2, F1 from a cross between them, and double haploid progeny। ठीक है, और F2 progeny derived from the selfing of F1। ठीक है, पहले वाला मतलब आपको डबल हैप्लॉइड शो कर रखा है, ठीक है, और दूसरे वाला आपको शो कर रखा है जो सेल्फिंग ऑफ F1। A double haploid is a genotype formed when parents are developed from haploid cells which have undergone chromosome doubling. Based on the pattern observed in the double haploid or F2 progeny, identify which of the patterns are based on DNA markers that are allelic। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। जैसे मान लो आपके पास P1 है, और दूसरा प्लांट आपके पास कौन सा है, P2 है। अब P1 को मान लो, मैं मान लेता हूँ इट इज कैपिटल ए, या आपका स्मॉल ए है। ठीक है, तो दोनों का ही मतलब बैंड है, तो ये कैपिटल ए स्मॉल ए आ गया। अब जब आप F1 के बाद डबल हैप्लॉइड बना रहे हो, ठीक है, क्योंकि अब ऑब्वियसली यहां से गैमेट बनेंगे, तो एक में कैपिटल ए जाएगा, एक में स्मॉल ए आएगा। ठीक है, तो जैसे मान लो ये कैपिटल ए है, और ये स्मॉल ए है। ठीक है, तो ये तो एलिलिक है। ठीक है, ये तो एलिलिक है, ये बात पक्का है। इधर भी आप देखो कैपिटल ए, ठीक है, स्मॉल ए कैपिटल ए। अब आपने F1 की क्या कराई, आपने सेल्फिंग कराई। अब देखो क्या ना, ये दोनों सेल्फिंग से हैं। अब इस केस में क्या है, जब हमें पता है कि जब हम कैपिटल ए को कैपिटल ए से क्रॉस कराते हैं, तो हमारे पास कैपिटल ए भी आता है, स्मॉल ए भी आता है, और कैपिटल ए भी आता है। सो दिस इज ऑल्सो ड्यू टू ये डीएनए मार्कर्स भी आपके एलिलिक है। लेकिन अगर आप यहां पे देखो, P1 P2 F1 का बैंड है, बट F2 के अंदर अगर आप देखो तो उसने 4 रिजल्ट शो किए हैं। ठीक है, 1 2 3 4। अब इसमें क्या है कि एक का बैंड ही नहीं है। ठीक है, ये अगर आपने क्वेश्चन करे हैं मार्कर से रिलेटेड, जैसे ये क्या शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि आपके पास एक है कैपिटल ए स्मॉल बी, और दूसरा आपके पास है स्मॉल ए कैपिटल बी। ठीक है, एलीलिक का मतलब क्या होता है कि जो आपकी जो जीन्स हैं वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर हैं। ठीक है, अब देखो ये कंडीशन क्या है कि कैपिटल ए स्मॉल बी, मतलब दोनों की दोनों जो है वो, जो जो दोनों के दोनों मार्कर्स हैं वो सेम ही क्रोमोसोम के ऊपर है। तो जब इसमें क्रॉसिंग होती है तो क्या बनेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब इसमें क्या है ना, जो P1 है, मान लो वो आपका कैपिटल ए स्मॉल बी है, ये आपका स्मॉल ए कैपिटल बी है। अब इधर क्या होगा, इधर से कैपिटल ए स्मॉल भी आ गया, यहां से स्मॉल ए कैपिटल भी आ गया, तो कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। जब आप इसकी सेल्फिंग कराओगे तो दो तो पेरेंटल आएंगे, जो ये वाला है और ये वाला है। अब दो बनेंगे रिकॉम्बिनेंट्स, जिसमें से कैपिटल ए कैपिटल बी ये रहा, और ये शो कर रहा है स्मॉल बी, क्योंकि इसके अंदर जो बैंड है ना वो कैपिटल ए और कैपिटल बी की वजह से है। ठीक है, तो जैसे इस वाले के अंदर ऑब्वियसली आपका एक कैपिटल ए है, इसके अंदर आपका जैसे कैपिटल ए स्मॉल बी, इसके अंदर स्मॉल ए कैपिटल बी, इसके अंदर ए और बी दोनों है, और इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी दोनों नहीं है। मतलब स्मॉल ए और स्मॉल बी है, तो उनका कोई बैंड नहीं है एक तरह से। सो ये आपका जो सी वाला है, दे आर नॉट एलिलिक।
ये आपके क्या होंगे, ये आपके एलिलिक नहीं होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर बनेगा आपका, ए एंड बी। ठीक है, एलिलिक का मतलब ऐसे होना चाहिए कि अब इसके अंदर क्या है कि यू हैव टू टेक टू जीन्स। ठीक है, यू हैव टू टेक टू जीन्स, क्योंकि तभी आप ये जो पैटर्न है इसको एक्सप्लेन कर पाओगे। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ए एंड बी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, रिसेसिव म्यूटेशंस इन द ह्यूमन dysferlin gene lead to limb-girdle type 2 muscular dystrophy. The gene is located on the second chromosome. The patient's parents do not have limb-girdle type 2 dystrophy B. अब वो क्या कर रहा है कि जो पेशेंट के पेरेंट है, पेशेंट को डिजीज है, बट पेशेंट के जो पेरेंट्स हैं उनको ये डिजीज नहीं है। ठीक है, ये तो देखो बेसिकली कौन सा बना, जो ऑटोसोमल रिसेसिव वाला, जिसमें हम क्या पढ़ते हैं कि कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए, और डिजीज होने के चांसेस क्या होते हैं आपके 1/4। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एट लीस्ट वन ऑफ द फोर ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है, फोर ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या हो गया, दादा दादी नाना नानी, ऑफ दिस चिल्ड्रन सफर्ड फ्रॉम द डिजीज। ठीक है, अब देखो जो हमारे पास अभी कंडीशन है, क्योंकि ये कह रहा है कि दादा दादी या नाना नानी को डिजीज ना हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मतलब अभी तो हम बेसिकली कहां पर है आपका, जैसे यहाँ पर अगर हम केस मान के चलें तो क्या केस बन रहा है हमारे पास। ठीक है, तो केस हमारे पास क्या है कि कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, और इसको तो डिजीज है। अब देखो, अब ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं, ठीक है, ऑब्वियसली इधर अगर मान लो ये फादर है ये मदर है, ठीक है, तो इधर हम किसकी बात करेंगे, दादा दादी की। ठीक है, और इस तरफ हम किसकी बात करेंगे, नाना नानी की। अब देखो दादा दादी या नाना नानी में से मतलब एटलीस्ट वन को डिजीज हो। ठीक है, एटलीस्ट का मतलब क्या होता है कि एक को भी हो सकती है, दो को भी हो सकती है, तीन को भी, चार को भी। अब दादा दादी नाना नानी को डिजीज या उनके पास वो ट्रेट है यानी वो डिपेंड करेगा उनके उनके पेरेंट्स के ऊपर। मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, ये पेरेंट्स हैं, ये ग्रैंड पेरेंट्स हैं, और ये फिर क्या होंगे आपके ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स। ठीक है, क्योंकि इनको डिजीज होना वो किस चीज पे डिपेंड करेगा, इनके पेरेंट्स के ऊपर। अब देखो इसमें आप क्या कंडीशन लेके चल सकते हैं कि जैसे अब ये जो ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स हैं, मान लो ये हेट्रोजाइगस हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, और सेम वे उधर भी। तो यहां पर जो जब ये क्रॉस होगा तो डिजीज नहीं होने के चांसेस कितने होंगे, 3/4, और होने के चांसेस कितने होंगे आपके 1/4। ठीक है, ऐसे ही सेम वे जो नाना नानी है उनके उनके आगे पेरेंट्स, मतलब जो जिसे हम ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स बोल रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये जूम करके चल रहे हैं कि जो दादा दादी है और इनके जो पेरेंट्स थे, मतलब जो अगर हम इस चिल्ड्रन की बात करें तो उसके परदादा परदादी और परनाना परनानी। ठीक है, तो हम उनका जीनोटाइप ये मान के चल रहे हैं। अब देखो क्या ना, एटलीस्ट वन प्रोबेबिलिटी की, एटलीस्ट वन को डिजीज हो, उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n। ठीक है, ये एक फॉर्मूला होता है। एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि एक को भी चल सकता है, दो को, तीन को, चार को। उस वो हम कैसे निकालते हैं, 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n, मतलब कि चारों को डिजीज ना हो। ठीक है, अब देखो चारों को डिजीज ना हो, क्योंकि यहां पर चार है, तो बेसिकली फेलियर का मतलब क्या है, फेलियर का मतलब डिजीज ना हो। तो 1 - 3/4 की पावर 4, क्योंकि चारों हम अगर चारों जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनको डिजीज ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लें और उसको वन में से माइनस कर दें, तो हमारे पास एटलीस्ट वन की आ जाती है। देखो एटलीस्ट वन का मतलब क्या होता है कि एक को भी हो सकती है, दो को भी हो सकती है, तीन को भी हो सकती है, चार को भी हो सकती है। तो ऐसे फिर सबका अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n। अब ये कितना आएगा, 1 - 3 की पावर 4 कितना होता है आपका, 3 9 27 81, 81/256।
ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो बेसिकली ये कितना आ जाएगा, 256 - 81 डिवाइडेड बाय 256। ठीक है। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 256 - 81 इज इक्वल टू 175 डिवाइडेड बाय 256। तो ये हमारे पास आ रहा है 0.68। ठीक है। तो 0.68 अगर हम देखें यहाँ पर तो इससे रिलेटेड क्या ऑप्शन आए, अगर हम देखें तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.68। तो 0.68 इज बेसिकली 68/100, या बेसिकली उसको आप 6.8/10 लिख सकते हो। तो उस हिसाब से हमारा आंसर क्या बनेगा, 7/10। ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखना, एटलीस्ट वन का, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। फेलियर यहां पर क्या है कि किसी को भी डिजीज नहीं है, ऑब्वियसली डिजीज होने के चांसेस 1/4 है, तो नहीं होने के 3/4 है। तो मैंने सिंपली क्या करा, 1 - 3/4 की पावर 4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 0.68, और इट कैन बी रिटन एज 68/100। और क्योंकि यहाँ पर उसने बेसिकली आपसे पूछा हुआ है फ्रैक्शन के अंदर, तो क्या आंसर आएगा आपका 7/10। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चंस जो कि आपके अ, अभी जो June 24 का एग्जाम था उसमें आपके मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर आए थे। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं। जैसे सबसे पहले क्वेश्चन आपने डिस्कस किया, और जो लास्ट क्वेश्चन डिस्कस किया वो प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड था। ठीक है। फिर ये म्यूटेशंस पे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है। अब डीएनए रिपेयर है, कहीं इसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कंसीडर करते हैं, कहीं जेनेटिक्स में कंसीडर करते हैं, तो जनरली मैं इसको जेनेटिक्स में पढ़ाता हूँ। तो इसलिए ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पर, यू कैन कंसीडर इट एज आइदर पार्ट ऑफ मोल बायो और जेनेटिक्स। ये मार्क कर आप देख लो ना, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ये थोड़े से मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। एक्चुअली ये वैसे आपका जो अप्लाइड या आरडीटी का पार्ट होता है, मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग वगैरह, तो उसको इन्होंने जेनेटिक्स के साथ लिंक किया हुआ है। जैसे ये क्वेश्चन भी आपने, ये दोनों क्वेश्चन जो थे दे वर रिलेटेड टू योर लिंकेज मैपिंग और मॉलिक्यूलर ब्रीडिंग। फिर आपने ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी पे क्वेश्चन आया था, हार्डी वीनबर्ग पे आपने दो क्वेश्चंस देखे, ये भी रिपेयर सिस्टम। नाउ व्हाट दीज काइंड ऑफ क्वेश्चन शो, देखो क्या ना, एक आप रिपेयर सिस्टम पढ़ते हो, आपने रिपेयर पाथवेज के बारे में पढ़ा, तो उसमें तो क्या होता है, यू नीड टू रिमेंबर कि पाथवे में हो क्या रहा है। बट इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना, दे जस्ट वांट टू चेक इट आउट कि दे हैव गिवन यू सम डाटा, दे हैव गिवन यू दिस इज द प्रोटीन्स। ठीक है। जो कि जो हमें रिपेयर सिस्टम में बेसिकली हमने अलग अलग कॉम्बिनेशन दिए, तो दे जस्ट वांट टू चेक इट आउट कि आप इस चीज को, ये जो डाटा इसको एनालाइज कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो। ठीक है। ये क्वेश्चन आपने किया है क्रिस्पर कैस9, दिस इज ऑल्सो हार्डी वीनबर्ग। ये देखो इसमें भी सिंपल था, आपको एक चार ग्राफ थे और चार स्टेटमेंट थी, बस आपने उसको मैच करना था। ये भी सिंपल स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ये एक फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड सिलेक्शन जो मैंने आपको बताया, दिस इज बेस्ड ऑन जेनेटिक मार्कर्स, एंड अगेन दैट इज बेस्ड ऑन योर प्रोबेबिलिटी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। सो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो शिफ्ट टू है उसके क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, एंड फॉर ऑल दिस काइंड ऑफ वीडियोस please subscribe to our channel Biotech Sapiens. At Biotech Sapiens we provide coaching for different national level exams, either it is CSL, UGC NET, GATE, Biotechnology, Life Sciences, IIT JAM, GAT-B, CUET and different MSc entrances. So हमारे जो नेट के न्यू बैचेस हैं वो 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं, तो जो भी स्टूडेंट interested in CSN at Life Sciences coaching में, so they can join us. So this is all. Thank you so much.